बोलते हैं। ये मैं इसको यही बताने लगा था, सार्कोलीमा। अब दो मुख्तलिफ चीजें हैं यहाँ पर, है दोनों ही इनसाइड, ठीक है जी, क्या है, दोनों ही इनसाइड है। सो आप इसको टेक्निकली सार्कोलीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारे पास एपिमाइसियम है, पेरीमाइसियम है, और फिर हमारे पास एंडोमाइसियम आती है। एक्चुअली जो एंडोमाइसियम है ना, एंडोमाइसियम वो इस मायोफिब्रल्स की इंटरनल को बोलते हैं, और जब इसको ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास क्या आती है, सार्कोलीमा। दोनों बुक्स में दोनों तरह से यूज होती है, लेकिन सही कंसेप्ट पता है क्या है, वो एपिमाइसियम थी, पेरीमाइसियम। इसको जब ओपन करते हैं, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, इसके ऊपर की लेयर को हम मायोसाइट्स बोलते हैं, और ये आपके पास मायोफिब्रिल है, और मायोफिब्रिल के ऊपर आपके पास सार्कोलीमा है। एक्चुअल कंसेप्ट ये है, ठीक है। सही है। सही है सर, अगर हमारे पास ये एमसीक्यूज आता था कवरिंग ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल, तो फिर हम और ऑप्शंस में सार्कोलीमा और एंडोमाइसियम दोनों हो, तो फिर हम सार्कोलीमा को नहीं, चूज करें। आपको हमेशा तब भी सार्कोलीमा ही लेना पड़ेगा, ठीक है ओके सर। जी। सो मायोफिलामेंट्स जो है बेसिकली इसमें हमारे पास एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एंड मायोसिन फिलामेंट होते हैं। सो ये आपके पास अरेंजमेंट है मसल्स की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले है आपके पास मसल फाइबर्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स कौन से हैं, इसमें मौजूद होते हैं एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स हैं मायोफिब्रल्स। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मल्टीपल ओवल न्यूक्लाई किस में होंगे, तो आप कहेंगे जी मसल फाइबर्स में होंगे। इनमें मल्टीपल ओवल शेप न्यूक्लियाई होंगे। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियाई का मतलब बहुत से न्यूक्लियस होंगे, और आप लोगों ने पढ़ा था जब इसमें, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ह्यूज मसल्स होते हैं, और इनका डायमीटर जो है 10 टू 100 माइक्रोन मीटर का होता है। ये नैनोमीटर में नहीं लेते आप। तो इनकी जो मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सार्कोलीमा इनसाइड बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। और इसकी सार्कोप्लाज्म की आप लोगों को कंपोजिशन पता होना चाहिए, इसको सार्कोप्लाज्म क्यों बोलते हैं। इसमें आपके पास याद रखिएगा मायोग्लोबिन मौजूद होती है, स्टोर ग्लाइकोजन मौजूद होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसकी कंपोजिशन अगर लिखी जाए तो इसमें आपके पास मायोग्लोबिन होगी जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है, होल्ड करती है, सॉरी। इसमें आपके पास स्टोर ग्लाइकोजन होगी जो कि ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। इसमें आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का। फिर आप लोगों ने एक और इसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको पढ़ लिया है, लेकिन इसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे, नो राइबोसोम्स, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने तो नर्व इंपल्स और कैल्शियम आयन को एक्सपोर्ट करवाना है। तो ये जितने भी आपने ट्रेड्स पढ़े हैं, इट इज अबाउट, इसको नोट कर लें जल्दी से क्योंकि इसके बाद में स्ट्रक्चर बनाने हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं मायोफिब्रल्स, मायोफाइबर्स। और मायोफिब्रल्स जो है ये बेसिकली 1 to 2 माइक्रोन होता है, जो कि पैरेलल फैशन में इंटायर लेंथ में मौजूद होता है। इसको हम बोलते हैं कि आपके पास 1 से 2 माइक्रोन मीटर होगा। अब ये जो इसका डायमीटर लिखा है या इसका इसका लेंथ लिखी है, ये बेसिकली इसका डायमीटर लिखा है और ये रन करता है
और ये जो बंडल्स ऑफ फिब्रल्स होते हैं ना, बंडल्स ऑफ फिब्रल्स, मायोफिब्रल्स, ये याद रखिएगा, बंडल्स ऑफ मायोफिब्रल्स, इनके ऊपर एक लेयर होती है, इस लेयर को हम सार्कोलीमा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्कोलीमा किस बंडल्स पे मौजूद होगी, तो वो क्या होगा बेटेली, मायोफिब्रल्स की बंडल्स के ऊपर होगी। ये बुक में लिखा हुआ है। मायोफिब्रल्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। उन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स को हम सार्कोमेयर्स का नाम देते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे क्या होगा, सार्कोमेयर्स। सार्कोमेयर्स जो है वो क्या चीज होती है, ये सार्कोमेयर क्या चीज होती है, इसको भी हम इसमें लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है जी। सो यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं यहाँ पर रेज करूंगा ये चीजों को भी यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, तो इसको नोट कर लेंगे। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा, आपके पास एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन जो है बेसिकली आपके पास याद रखिएगा एक थिन फिलामेंट है, और ये आपके पास थिक फिलामेंट है। एक्टिन जो प्रोटीन है ये आप लोगों के पास फाइब्रस है ओवरऑल, और ये जो मायोसिन है ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। और फाइब्रस प्रोटीन मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा था कि ये किस काम में इन्वॉल्व होती है, ये एक्चुअली हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है जी। तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं इनको थिक एंड थिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। जो आपके पास थिक फिलामेंट है इसको हम मायोसिन बोलते हैं, और इसका डायमीटर जो है वो 16 टू 18 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। अब वास्ट बुक्स में इसको इतना लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अपने मुताबिक समझे ना तो इसमें 16 वैल्यू बेस्ट है। अगर आपके पास 16 टू 18 आ जाए वहां पर तब भी ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको 16 नैनोमीटर तक याद रखते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो थिन है, इसकी रीजन ये है कि ये बेसिकली आपके पास जस्ट 7 टू 8 नैनोमीटर थिक होती है, 7 टू 8 नैनोमीटर तक थिक होती है। अब ये किस तरह अरेंज होती है, अगर फॉर एग्जांपल इस मायोफिलामेंट्स को हम ओपन करें ना, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ओपन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर बहुत दफा पढ़ा हुआ है, डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत से टीचर से पढ़ा हुआ है, मुझसे भी आप पढ़ेंगे, तो बेसिक कांसेप्ट तो आपके क्लियर है। सिर्फ मैंने आप लोगों को चंद चीजें इसमें बतानी है जो रिकॉल करनी होती है, ताकि आप लोगों के माइंड में वो रह जाए, एमसीक्यूज आपके और जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ये किसका, आपके पास मायोसिन जो और एक्टिन, जिसको हमने नाम दिया है मायोफिलामेंट्स का। ये मायोफिलामेंट्स का आपके पास एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इस मायोसिन अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो कि जिसको हमने ओपन किया था मायोफिब्रिल्स में से, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स है जिसमें थिन और थिक फिलामेंट भी हैं। सो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है दिस वन। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या जी, मायोसिन, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मायोसिन। सो आपके पास ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम एक्टिन बोल देंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एक्टिन, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो आप कहेंगे मायोसिन। एक्टिन जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और मायोसिन भी जो है फाइब्रस प्रोटीन है आपके पास। ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा ये पढ़ना होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया इस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में ये आपके पास
इसकी टेल है। सो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मायोसिन मॉलिक्यूल जो है इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। ठीक है, इसमें हेड में कितनी होगी, ये इसका हेड जो है वो ग्लोबुलर होगा, तो इसमें आपके पास 4 होगी ईच 2 हेड में, यानी कि एक हेड में 4 है तो दूसरे में होगी। और इसकी टेल में आपके पास जो है वो लॉन्ग होती है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। ओवरऑल इसमें कितनी होगी, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। इसके हेड को हम नाम बोले, इसके हेड को हम नाम देते हैं, सर ये एक हेड में तो 2 होंगी, दोनों हेड में 4 होंगी, फिर 6 बनेंगी। एक हेड में 2 होंगी यहां पर और 2 होंगी यहां पर, तो टोटल 4 होगी। ठीक है, जी। और इसमें टेल में 2 होंगी, टोटल आपके पास 6 हो जाएगी। इसके हेड को हम क्रॉस ब्रिजेस का नाम भी देते हैं। बेटे एक मिनट वेट करिए। इसको हम क्रॉस ब्रिजेस का नाम भी देते हैं, क्रॉस ब्रिज। ठीक है जी। अब एक्टिन है, तो एक्टिन बेसिकली आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली ये अरेंज होते हैं 2 चेन्स में, ट्विस्ट होते हैं लाइक ईच अदर, और ये किडनी शेप पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिनको जी एक्टिन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इसमें हमारे सिलेबस में इस तरह से नहीं है, हमने सिर्फ कंसेप्ट इस तरह से याद करना है। ये आपके पास एक्टिन है जो कि जी शेप स्ट्रक्चर्स के साथ मिलकर बन रही होती है। ठीक है जी, ये जी शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके साथ मिलकर बनती है। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो मैंने आपको बताया ये जी एक्टिन की फॉर्मेशन बताई है। इसके ऊपर आपके पास ट्रोपोनिन मौजूद होती है, ये ट्रोपोनिन मौजूद है, इसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर की बनाई है ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है, और ये आपके पास ट्रोपोनिन है। ठीक है जी। अब अटैचमेंट कैसे होगी, ये किस तरह से अरेंज होता है, अगर आप इसमें देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, मैंने स्ट्रक्चर दोनों को बता दिए कि इसमें क्या क्या होगा। अगर आप इसको देखें कि आपके पास यहां से लेकर ये जो मैं रेड से बना देता हूं ताकि आपको मोर डिफरेंशिएट होते, ये लाइन बेसिकली आपके पास एक है और ये लाइन बेसिकली आपके पास एक है। इस लाइन को हम जी लाइंस कंसीडर करते हैं, और ये है आपके पास सार्कोमेयर। एक्चुअल जो कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मायोफिलामेंट का, इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। सार्कोमेयर को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर जो है उसमें मायोफिब्रल्स, और उसके अंदर जो है हमारे पास मायोफिब्रल्स में स्मॉलर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जो है इट इज सार्कोमेयर। अब इस सार्कोमेयर के अंदर आपने एक्टिन भी पढ़ ली, मायोसिन भी पढ़ ली। इसमें 2 आप लोगों के साथ फिलामेंट्स मौजूद होंगे, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। इसमें बैंड्स होते हैं, एक को हम आई बैंड बोलते हैं, एक को हम ए बैंड बोलते हैं। आई और ए बैंड का क्या, इसको हम आई बैंड क्यों बोलते हैं और ए बैंड क्यों बोलते हैं, इसलिए आप इसको आपने पढ़ना है। देखें हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है यहां तक, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें आपके पास ये वैल्यू आ रही, ठीक है। ये हमारे पास ए बैंड होगा या आई बैंड होगा, और ये हमारे पास ए बैंड होगा। ठीक है,
सो ये भी आपने याद रखना है कि दोनों साइड पे आई बैंड होता है और दरमियान में ए बैंड होता है। अब ये जो ए बैंड है, आई बैंड है, इसके अंदर एक जोन होता है जिसको हम एच जोन का नाम देते हैं। ये हमारे पास हील जोन है, एच जोन। इस एच जोन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है क्या मौजूद है, थिक फिलामेंट मौजूद है। आई बैंड में आपके पास थिन फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट भी है। आई इसलिए बोलते हैं ये आइसोट्रॉपिक होती है लाइट की ओर, और ए बैंड इसलिए बोलते हैं ये एन आइसोट्रॉपिक होती है। तो ये दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास आइसोट्रॉपिक कौन सी है और एन आइसोट्रॉपिक कौन सी है। इनके दरमियान में एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन भी बोलते हैं, बिल्कुल एम लाइन होगी। इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप फिलामेंट्स मॉडल की थ्योरी पढ़ेंगे, एक्टिन फिलामेंट मॉडल और उसकी फिलामेंट मॉडल की थ्योरी, तो उसमें ये पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। तो डार्क बैंड क्या है, इनको हम ए बैंड बोलते हैं क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये आपके पास डार्क बैंड हो जाएंगे। और जो लाइट बैंड होते हैं उनको हम आई बैंड बोलते हैं, जो कि आइसोट्रॉपिक होते हैं और नॉन पोलराइजिंग होते हैं। ए बैंड जो है वो लाइटर स्लिप होता है मिड सेक्शन में, जिसको हम एच जोन बोल रहे हैं, मैंने बता दिया था, और इसमें एम लाइन होती है। और आई बैंड जो है मिड लाइन, इसकी एक आई बैंड की दूसरे आई बैंड के साथ सी लाइन बोलते हैं, इसको साथ को पेयर बोलते हैं। तो जब भी याद रखिएगा मसल्स की कंडक्शन होती है, उसकी कंडक्शन के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बनता है। जब ये कंटेक्ट करते हैं नर्व इंपल्स से, तो हमारे पास एक मॉडल एग्जिस्ट करता है, इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल बोलते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी आपके पास मसल्स कांटेक्ट करते हैं, थिन और थिक फिलामेंट जो है वो एक दूसरे पर शिफ्टिंग करते हैं। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक्चुअली ओवरलैप कर रहे होते हैं ग्रेटर डिग्री में। तो इसमें से आप लोगों ने बताना है इसमें से क्या चीज जो है मैंने गलत लिखी है या इनकरेक्ट है। सबसे पहले जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल चलता है, जिसको एक्सले ने एक्सप्लेन किया था कि आई बैंड जो है वो रिड्यूस कर देता है लेंथ में। आई बैंड रिड्यूस करेगा जब मसल कांटेक्ट करेगा। नंबर 2 पे डायग्राम को देखते जाएंगे, आपके पास है सी लाइंस जो है गेट क्लोज हो जाएंगे, सी लाइन क्लोज हो जाएगी एक दूसरे के, ठीक है जी। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल हो रही है। एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। चार्ली में है एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। और डेल्टा में अगर मैं ये लिख दूं कि ए बैंड जो है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। ए बैंड जो है उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। All are correct about sliding filament model except। जी बेटे बोलिए। सर इसमें एच जोन क्या है? एच जोन हील जोन है। मतलब सर ये हील जोन है। ये देखें, ये जो आपके पास दो थिन फिलामेंट है उनके दरमियान आप लोगों के पास ये लाइन आ रही है, इसको हील जोन बोलते हैं। और इसके दरमियान वाली जो हील का मतलब होता है कि जब ये कांटेक्ट करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, तो ये आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो एच जोन डिसअपीयर होता है, तो हीलिंग हो रही होती है एच जोन की, इस वजह से इसको हील जोन बोलते हैं। क्लियर है जी सर। नेक्स्ट जी बेटे फाद जी बस सर यही पूछना। जी उम्मीद आया सर डेल्टा है इसका, ए बैंड लेंथ शॉर्ट। ए बैंड जो है उसकी लेंथ को कुछ भी नहीं होता, वो हमेशा सेम रहती है। तो ए बैंड को कुछ नहीं होता। देखिए ना, आई बैंड्स जो है वो तो शॉर्ट होंगे, ए बैंड्स हमेशा वही रहेंगे। एच जोन डिसअपीयर होता है। एम लाइन जो है वो आपके पास जो है वो भी, जो एम लाइन है वो भी आपके पास रिड्यूस हो जाती है या
कम हो जाती है। तो जब ये स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं फ्लाइटिंग फिलामेंट मॉडल। अब आप लोगों ने कुछ टर्म्स आप लोगों ने इसमें पढ़ी है कि ये हमारे पास जो एक्टिन फिलामेंट है, ये ईच थिक फिलामेंट्स कंटेन करते हैं 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स को, जो एक दूसरे के साथ जो है अटैचमेंट करने में मदद दे देते हैं। ये अटैचमेंट कैसे होती है इसको समझने के लिए यहाँ पर हम डायग्राम को लेंगे। यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है कैसे होता है। ये देखें कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया है कि ये आपके पास ना बेटे एक मायोफिब्रल है, ठीक है। मायोफिब्रल्स जिसको हम मायोफिलामेंट्स में भी लेके जाएंगे, मसल्स हैं। सो इन मसल्स के ऊपर मिड में आकर अटैच हो जाता है, मिड पे अटैच होता है इस तरह से, सॉरी मिड पे अटैच होगा, वो है आपके पास एक स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ होता है। इन सिस्टम को हम बोलते हैं क्या जी, ट्यूब्यूल सिस्टम है ये हमारे पास। ये अभी आप लोग इसको पढ़ के आ रहे हैं, ये अरेंजमेंट इस तरह से हुई है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो जब इन पे आकर नर्व इंपल्स से केमिकल फॉलो होता है तो इसको ओपन किया जाता है। ये देखें कि आपके पास यहाँ पर एक्चुअली ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सार्कोलीमा की एक्सटेंशंस कहलाती हैं। यहाँ पे डीपली जो है ये एक्सटेंशन होती हैं, ये मोस्टली इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं आई बैंड्स और जी बैंड के पास होगी। बहरहाल इसको हम इस तरह से स्टडी करते हैं। इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, और टी ट्यूब्यूल्स हैं ये मॉडिफाइड जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके राइट और लेफ्ट साइड पर, दोनों लेटरल साइड पर मौजूद होती है। सो जैसे ही नर्व इंपल्स इस टी ट्यूब्यूल से गुजरती है, ये इसको ट्रांसफर ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डीप जब जाती है तो एक्चुअली ये ओपन करवाती है, यहाँ से रश करवाती है किसको, कैल्शियम आयन को। कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से रिमूव होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जैसे ये रिमूव होगा तो आप लोगों के पास ये देखिए कि ये स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसको हम जी एक्टिन की बोलते हैं। ये आपके पास जी एक्टिन पड़ी है जिसको आप नाम दे रहे होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ये जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन है आपके पास, जो कि ग्लोबुलर से मिलकर बनी है प्रोटीन से, लेकिन ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो है फाइब्रस है। अब इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है और इन स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे होते हैं इसकी ट्रोपोनिन का। जो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है ना वो याद रखिएगा, इसको मैं यहां पे बना देता हूं ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये तीन तरह की ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर होते हैं। एक मैंने इसमें रेड बना दिया, एक मैंने इसमें जो है वो ब्लैक बना दिया है, और एक मैंने इसमें बना दिया है ब्लू, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो इस तरह से ट्रोपोनिन जो है वो अरेंज होती है। याद रखिए ट्रोपोनिन एक्चुअली 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स चेन है, जिसमें एक जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्रोपोनिन सी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाली को मैंने TNC बोल दिया है। ये वो साइट है जिसके साथ कैल्शियम ने अटैच होना है। फिर अगर आप देखें कि ब्लैक कलर की मैंने बनाई हुई है, इसको हम क्या नाम देंगे, और जो रेड कलर की बनाई है इसको क्या नाम दें। तो इसमें आपके पास एक TNI होती है जो कि एक्टिन को के साथ अटैच होती है, इसको हम इनहिबिटरी यूनिट भी बोलते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास है TNI, और ये आपके पास एक और है जिसको हम TNT का नाम देते हैं, TNT।
तो ये आप लोगों के पास क्या है, स्ट्रक्चर्स मौजूद है। एक है TNC, TNI और TNT। ठीक है बेटे। अब ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि which of the following help to bind with tropomyosin in position, तो ट्रोपोमायोसिन के लिए ये वाली चीज होती है, ट्रोपोमायोसिन के लिए ये इनहिबिटरी है, ये कैल्शियम आयन के लिए। तो सिंपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम आयन है, जैसे इसके साथ जाकर ट्रोपोनिन की C के साथ जाकर अटैच होते हैं तो इनमें कंफर्मेशन चेंजेस आती है। कंफर्मेशन चेंजेस से ट्रोपोमायोसिन जो है वो बेसिकली इसको डिस्पोज करती है, एक्सपोज करती है, और एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, और नीचे मौजूद होता है आपके पास हेड, ग्लोबुलर हेड। ठीक है। अब ये ग्लोबुलर हेड जो है इसके साथ अटैच हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन। सो नर्व मसल्स जो है वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मैसेज आता है, वो बेसिकली जब स्टिमुलेट होता है सोडियम पोटेशियम परमेबिलिटी चेंज होती है और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चलता है, तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम रिलीज करता है ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स में। ये कैल्शियम जो है इन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करती है और कन्फर्मेशन चेंजेस करती है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से अलग हो जाती है, उसको एक्सपोज कर देती है। जैसे ही ये आपके पास ये एक्सपोज करेगी ना इसको, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन की एक्टिव साइट है, ठीक है जी, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा हेड आकर, ये हेड जो है इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और इसी फॉर्मेशन से मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो कैल्शियम आयन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, मोटर एंड यूनिट का इसमें रोल है, और टी ट्यूब्यूल सिस्टम का बहुत ज्यादा रोल है। ये जो आप लोगों ने पढ़ी थी इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, और ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम ट्राई एड्स का नाम देते हैं। ट्राई एड में एक टी ट्यूब्यूल और एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं ट्राई एड्स। और ट्राई एड्स हमारी बॉडी में मोस्टली मसल्स, स्केलेटल मसल मौजूद होते हैं। हार्ट में जो होते हैं वो डाई एड्स होते हैं। सो थाउजेंड ऑफ टी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्चुअली मिलकर टी सिस्टम बनाती है, और ये एक्सटेंड होती है, सर्कल होती है मायोफिब्रस में लेवल ऑफ जी लाइन और ए और आई जंक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस लाइन पर एग्जिस्ट कर रही है, तो आई और ए जंक्शन पे कर रही होती है। यानी कि अगर मैं यहां पे बनाऊं तो आई और ए का जंक्शन ये है, तो मोस्टली ये इसके इन बिटवीन कर रही होती है, ठीक है जी। सो ताकि मसल्स की कंडक्शन हो सके जी लाइंस पे या आई और ए जंक्शंस पे होती हैं जी। ऐसे बोले सर ये जो ना एक एमसीक्यू आया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये मसल्स की बात करें तो एआई जंक्शन लगाना है, और अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो फिर जी लाइन लगाना है। तो क्या ये बात मेरी सही है? बात सुने, आपको मैं एक बात बताऊं, ट्राइएड सिस्टम जो है वो तो मसल्स में होता है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में होता है, वहां पर वो डाइएड्स होता है, डाइएड्स, ठीक है, वो इर्रेगुलर होता है वहां पर बिल्कुल वो जो है वो जी लाइंस पे होता है, लेकिन वो कभी आई और ए जंक्शंस पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई यूनिवर्स नहीं, हाँ जी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम स्केलेटल मसल्स में इसको बोलते हैं कि जो मायोफिब्रल्स होते हैं उसके लेवल पे जी लाइंस पे या आई ए जंक्शन। अब आई ए आई जंक्शन जो है वो मोस्टली किसके लिए है, स्केलेटल मसल्स के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको स्केलेटल मसल में जी लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है टिपिकली ये डाइएट्स के लिए होता है जी लाइन पे हो,
वो हार्ट के मसल्स में होता है। आप लोग हार्ट के मसल्स में इसको नहीं पढ़ते कि ये कहां पर मौजूद होगा। जी बोले, सॉरी सॉरी मैंने आप बोले बोले बोले। सर ये जो आपने लगाया टीएनटी, मतलब ये स्टैंड्स फॉर क्या करता है टीएनटी, ये इधर आपने बनाया था जो? ये ट्रोपोमायोसिन के लिए अटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है। जो डिसकन्फर्मेशन होती है ना, जो आपके पास ये एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट को जो जो कवर्ड किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने किया हुआ है। तो जब यहाँ पर कैल्शियम अटैच होती है तो इसमें चेंज आता है, और ये टीएनटी से सिग्नल जो है वो ट्रोपोमायोसिन को के पास जाता है कि आप जो है डिस्प्लेस कर दें एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन मॉलिक्यूल, ताकि क्रॉस ब्रिजेस से अब क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन में या कंस्ट्रक्शन में कितने एटीपीज यूज होते हैं? 1 2 3 और 4। How many ATPs are required in the formation of one cross bridge? How many ATPs are required for one cycle of muscle relaxation and contraction? कितना कर लें, बता दें। 1। सर 1 होगा। 1। अब ये अगर ये 1 होगा तो ये बताएं कि ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है या डिटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है? सर डिटैचमेंट में। हमेशा याद रखिएगा ये डिटैचमेंट में इन्वॉल्व होता है इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने में। तो रिगर मॉर्टर्स यही चीज है कि जब मसल्स में क्रॉस ब्रिजेस बन चुके होते हैं तो ये ब्रेक नहीं करते, जिसकी वजह से एटीपी डेफिशिएंसी हो जाती है, और मसल्स को जारी बात है उसको वार्म अप करना होता है तो वहां पर एटीपी नहीं होते। तो ये बेसिकली क्या होता है कि मसल जो है वो ब्रिज की शेप में रह जाते हैं और रिगर मोटर हो जाता है कि रिगर मोटर से फिर बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है। बॉडी के जो मसल्स हैं, जी बेटे। सर जो एम लाइन है, एम बैंड है, वो तब बनेगा जब मतलब कि मसल कंट्रैक्ट होगा, वैसे नहीं होगा ना? हाँ जी, ये बिल्कुल एम लाइन डिस्क बनती है। ओके सर। सर जो ये आपने जी जब 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 ये ओवरलैप करेंगे तब ये एम, देखिए ना, ये आपके पास एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ को तो कुछ नहीं हो रहा, मायोसिन ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो ये अब जब एजेस मिलते हैं ना इस तरह से तो फिर एम लाइन बनती है। सर ये जी लाइन इधर ही है जहां आपने बनाई है, ये जी लाइन इधर ही होती है और कहाँ होती है? सर एलएमएस पे ना सर ने बताया था कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम ओवरऑल कहते हैं कि जो हमारे पास थिन और थिक दोनों फिलामेंट मतलब के ना रिड्यूस हो जाते हैं। तो लेंथ में जैसे उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे ना वो यही कह रहे थे कि दोनों रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन किसने शॉर्ट में करवाई है ये डिस्कशन? सर ये वो जो सर वो डॉक्टर हैं जो एचओडी हैं बायो के। वो तो नहीं है डॉक्टर एचओडी, बात जो जिसने भी कराई है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या करा था उन्होंने? सर उन्होंने कहा था कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो हमारे पास ये क्लोज हो जाते हैं, मतलब क्लोज हो ही जाते हैं दोनों। क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं। आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मसल रिलैक्स कर रहा है, अगर मेरे बाजू का डायमीटर लेंथ जो है वो एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 मीटर है, एग्जांपल दे रहा हूं 5 मीटर है, तो इस तरह मैं करूंगा तो 4 मीटर हो जाएगी, क्या मसल से मिलकर बनी है। इस तरह करूंगा 8 मीटर हो जाएगी, नहीं, असल में उनका जो पैटर्न होता है ना वो क्लोज हो जाता है। लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता ओवरऑल मसल्स की लेंथ पे, क्योंकि मसल जब भी वर्क करते हैं ऑल और नॉन रिस्पॉन्स के थ्रू एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस नहीं होगा ना फिर? नहीं, रिड्यूस तो नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक, तो रिड्यूस नहीं हो सकता। बुक में लिखा हुआ है कि रिड्यूस का वर्ड तो नहीं है। देखिए आई बैंड की लेंथ का लिखा हुआ है, मसल की लेंथ का नहीं लिखा हुआ। सार्कोमेयर के लेवल पे हो सकता है, मसल के लेवल पे नहीं होगा। आपको उन्होंने मसल के लेवल पे नहीं बताया होगा, सार्कोमेयर के लेवल पे बताया होगा। उन्होंने उन्होंने थिक फिलामेंट का बताया हुआ था कि इनकी जो लेंथ है वो शॉर्ट तो नहीं देखो ना, होती, यही तो आपने शुरू में नहीं बताया कि थिन, यहाँ पर क्या है, आई बैंड रिड्यूस होती है। आई बैंड में मोस्टली क्या है बताएं? आप मसल का पूछ रहे थे, सार्कोमेयर लेवल पे काम होता है, मसल लेवल पे नहीं काम होता। सही। जी हाँ बेटे बोले।
सर जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो मतलब दोनों फिलामेंट या सिर्फ एक्टिन मूव करता है? दोनों फिलामेंट क्या करते हैं? सर मतलब मायोसिन तो अपनी जगह पे रहता है, एक्टिन मूव करता मायोसिन है। अपनी जगह पे रहता है, ये उसके पास स्लाइड पास करता है, ये देखिए ये स्लाइड पास करता है, ये स्लाइड है, यानी कि आपके पास ये जो है ना ये एक मायोसिन है, तो इस तरह से ये उसके ऊपर स्लाइडिंग, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट। अगर तो ये इसके ऊपर कर रहा तो ये ऐसे चलता नहीं, एक चीज फिक्स रहती है, एक चीज इस तरह रहती है। असल में यहाँ पर टिंटिन प्रोटीन होती है, टाइटिन प्रोटीन होती है, ये इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाती है टाइटिन, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन होती है इसमें। अच्छा ये मसल्स की, जी बोले। सर मतलब एम लाइन अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा? बरकरार भी रख सकता है, समटाइम नहीं भी हो सकती बेटे, ये दोनों चीजें करता है, लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है आपने उसको फॉलो करना है। आपकी बुक ने एम लाइन का जिक्र कहीं नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको यहाँ बता दिया, यहाँ पर मैंने एम लाइन को कहीं भी नहीं बताया ये क्या है। एच जोन डिसअपियर होगा, उससे लाइन बनेगी एम लाइन, ठीक है बेटे। सर एक और क्वेश्चन है। जी जी। सर मतलब जिस तरह कहते हैं कि मतलब एक मायोसिन को 6 एक्टिन फिलामेंट में घेरा हुआ होता है। हाँ जी सर एक एक्टिन को कितने मायोसिन में घेरे हुए होते जी, हैं? क्या क्या दोबारा बोले, 6 फिलामेंट से आगे मैंने नहीं सुना। ईच वो तो बुक में लिखा हुआ है ना। एक मायोसिन के इर्द गिर्द 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। हाँ जी। इसी तरह एक एक्टिन के इर्द गिर्द कितने मायोसिन नहीं फिलामेंट? बेटे मुझे नहीं पता, ठीक है सर। नहीं वो नहीं मुझे पता। आप लोगों के बुक में तो सर एक चीज इस तरह लिखी का है क्वेश्चन कि ये बुक की कैलकुलेशन है ना कि एक एक्चुअली जो मायोसिन मॉलिक्यूल है, ये मायोसिन जो मॉलिक्यूल है इसमें के गिर्द 6 जो है एक्टिन फिलामेंट्स इसके रैप गिर्द होते हैं। बस इतना ही आप लोगों ने याद रखना है कि मायोसिन फिलामेंट्स जो है उसको सराउंड करती है ना, वो 6 एक्टिन फिलामेंट्स होती है ईस्ट साइड से। ईस्ट साइड का मतलब क्या है, आप ये देखें कि ये आपके पास एक मायोसिन है, तो यहाँ पर 6 होंगी एक साइड पर और यहाँ पे 6 होंगी, ये इस तरह है तो यहाँ पर 6 होंगी और यहाँ पर 6 होंगी। ईच साइड की बोलिए टोटल 12 हो जाएंगे। ठीक है सर। जी जी बेटे बोले आयशा। Sir, can you explain triads and dyads one more time? TWs with adjacent sarcoplasm reticulum, it is called triads, and these structures are present in skeletal muscles. Whereas diads जो है basically they are found in only heart muscles. Their appearance is not like triad muscles. Their appearance is like this. इनकी appearance जो है वो इस तरह से होगी, वो irregular स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड कर रही होगी। ये आपके पास डायएट्स का स्ट्रक्चर है हार्ट का। ट्राइएट्स में इसमें सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम बहुत मॉडिफाइड होती हैं विद टीडब्ल्यूज टी सिस्टम में, और टीडब्ल्यूज की जो मेम्ब्रेन है वो सार्कोलीमाई कहलाएगी। यहाँ पे भी सार्कोलीमाई ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वो अरेंज भी होंगे। नेक्स्ट बेटे इसमें हमने पढ़ना है कि मसल्स की जो आप लोगों के पास मसल्स के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहां से आती है, ये भी इंटरेस्टिंग है। मैंने मार्कर बना रखा है। मसल्स की कंडक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कैसे आएगी। दो रूल्स होते हैं या दो कंडीशंस होती हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल कंडीशंस और एक को बोलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो ये हमारे पास है नॉर्मली, किस तरह से ये लेगा नॉर्मल, और ये है स्ट्रेस। नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं कि आपके पास ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ये ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन करती है और एटीपी प्रोवाइड कर देती है। तो सिंपल सा है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है जो कि
मसल्स को शिफ्ट किया जाता है और मसल्स जो है इसको यूटिलाइज करते हैं, मसल्स के सेल्स जाहिर होता है और ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं और एटीपी जनरेशन करके जो डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब कंडीशन स्ट्रेसफुल होती है सो तब क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी हो गई है, डेफिसिट हो गया है, स्ट्रेनियस मस्कुलर एक्टिविटी जब करते हैं तो एटीपी की रिक्वायरमेंट बॉडी में वो बेसिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो बॉडी जो है उसको मीटअप नहीं कर पाती तो अपना साइकिल जो है वो चेंज कर लेती है और उसको हम बोलते हैं कि वो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है मसल्स में। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है वो बॉडी में स्टोर हो जाती है सेल्स में। तो आपके पास अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक फिर शॉर्ट टर्म में एक मॉलिक्यूल आता है जिसे हम क्रेटीन फॉस्फेट बोलते हैं और ये क्रेटीन फॉस्फेट एक्चुअली क्या करता है, ये ब्रेक होता है और डायरेक्ट सोर्स देता है किसको, एटीपी को। डायरेक्ट सोर्स है एटीपी का। ये भी क्या करेगी, एटीपी प्रोवाइड करेगी मसल से, ये भी एटीपी प्रोवाइड करेगा। लेकिन समटाइम लैक्टिक एसिड जो है वो इसके अलावा है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से भी आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड सबसे पहले ग्लूकोज में चेंज होती है एनारोबिकली और फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, तो इसमें भी लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन कहां पे हुई थी, मसल्स में होगी। सो मसल से जो है वो ग्लूकोज में जाना, लैक्टिक एसिड का कन्वर्ट होना और फिर इसको सेल में यूटिलाइज होना एज अ एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारे पास अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो डायरेक्ट जो आपके पास अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है वो आपके पास याद रखिएगा वो क्रेटिन फॉस्फेट होगी। नॉर्मल कंडीशंस में आपके पास ग्लाइकोजन से डायरेक्ट ग्लूकोज बनेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी होगी। और स्ट्रेसफुल कंडीशन में थर्ड टाइप जो है, सेकंड टाइप जो है वो लैक्टिक एसिड है। सो बेसिकली कहता है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, पायरुविक एसिड से आगे जो डिकम्पोजिशन होती है तो ग्लूकोज से एनारोबिक ब्रेकडाउन होगी और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देगी, वो है आपके पास लैक्टिक एसिड। तो ये बेसिक्स था, आप लोगों ने आपकी बॉडी में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेशन जो है वो मसल फटीग कॉज करती है। तो रेस्ट पे 1/4 ऑफ द लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन होता है एरोबिकली और इसकी एनर्जी जो है वो 4/, मेरी याद भूल गया, 1/4 होता है और 4/5 होता है। वो उसको फर्दर जो है उस बाकी जो लैक्टिक एसिड होता है उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करने में मदद कर रही होती है। तो ये बेसिक्स था। फिर बेटे आप लोगों के पास बोन से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर्स हैं। बोन से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर है, इसको हमने पढ़ना है, सिर्फ ये सिलेबस में मौजूद है लेकिन किसी बुक में नहीं है। और वो है हमारे पास आर्थराइटिस के बारे में कि आर्थराइटिस क्या चीज है। बोन्स की इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो ये आप लोगों ने टर्म्स याद रखनी है, इसको आप लोग वैसे तो नेट से भी पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर है। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। सही पीटीबी में तो है, सिर्फ एक चीज है ना, ये तो लिखा होगा लेकिन इसकी टाइप नहीं लिखी होगी। क्या है उसमें लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस में रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, क्वाइटी आर्थराइटिस होती है। क्या सर लिखा हुआ है ओस्टियोआर्थराइटिस, बस वो उन्होंने पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं लाइक उनकी क्वाइटी आर्थराइटिस लिखा हुआ है। यस सर। कहां पे पीडीबी में लिखा हुआ है सर लास्ट लाइन पेज नंबर 36 पे, पेज नंबर 36 ना तो यार लिखा हुआ बाकी। यस सर लिखा हुआ लास्ट लाइन, आप देखिएगा आर्थराइटिस का टॉपिक है, क्वाइटी आर्थराइटिस का, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पंजाब की बुक में। यस सर लिखा हुआ है सर, मैंने मेरी नजर से नहीं गुजरा।
जी बेटे हूँ। सर लिखा है लेकिन डिटेल तो नहीं दी भी, बस वो तो एक लाइन में बस ये बताया हुआ कि ये क्रोनिक आर्थराइटिस। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं इसको कभी पढ़ा, मैं देखा नहीं भाई। ये तो पता है कि आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जी ये सर। क्या नहीं पता था। वह इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स होती है, और इसमें जो की फीचर है क्रैकिंग साउंड्स ऑफ बोन्स होते हैं। यानी कि जो बोन्स के एजेस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और जब कोई पर्सन उठता है, बैठता है, लेटता है या वॉक करता है तो उसमें पेन होती है, जिसकी वजह से उसके जो आप कह लें कि बोन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से उसके जो बोन्स के एजेस हैं वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें क्रैकिंग साउंड्स आते हैं। तो इसकी 3 टाइप्स बुक ने एक्सप्लेन की हैं। फॉर एग्जांपल, एक को हम ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, सेकंड वाले को हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस का नाम देते हैं, और नंबर 4 पे जो आपके पास है इसको हम गॉइटी आर्थराइटिस बोलते हैं। देखिए सबकी एक सिम्टम्स तो सेम होगी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स का नाम है। इसमें से अगर आप पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सो जब भी होगी तो ये ऑटोइम्यून ये वाली होगी, खुद ब खुद होगी ऑटोइम्यून, क्योंकि इसमें ऐसी एंटीबॉडीज बनती हैं जो बेसिकली जाकर किस पे इफेक्ट कर रही होती हैं, बोन्स की एजेस पे, या जो बॉडी का फ्लूइड पार्ट होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन्स को ये वीक कर देती हैं, ऑटोइम्यून। ठीक है जी। साइनोवियल वेन्स आपको कैविटीज का पता है जो मसल्स के दरमियान होती है। सर ये नेक्स्ट रिहेमेटॉइड का बताया आपने? रिमोटॉइड आर्थराइटिस का ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। नंबर ऑफ इसमें रीजन होती है, बुखार में हो सकता है। याद रखिएगा रिमोटॉइड को हम रिमोटॉइड इसलिए बोलते हैं, इसका मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, ये रिमोटॉइड फीवर भी हो सकता है। कोई पेशेंट है उसको बहुत अरसे से हार्ट की पेशेंट है, वो यहाँ पेशेंट है तो उसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा। एक पेशेंट ऐसा है जिसका वेट बढ़ गया है, उसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस होगा। रिमोटॉइड का मतलब होता है वो डिजीज जो बार बार आती है, खत्म हो जाए फिर आ जाए, खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली डेवलप हो, इसको इसलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जबकि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये एक प्रोग्रेसिव जो है टाइप है आर्थराइटिस की, जिसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होते हैं वो ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं, मोस्टली नीज, हिप्स और इंटरवर्टिबल जॉइंट्स। तो पेशेंट जो है जब वो उठते हैं और बैठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, क्योंकि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो इसमें बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ग्वाइटी आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए ये तीनों का डिफरेंस हो गया कि इनकी रीजंस क्या हैं, सेम इनके सिम्टम्स होंगे, रीजंस आपको बता दी कि प्रोग्रेसिव है, ये ऑटो और इम्यून सिस्टम की वजह से, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक होता है ना, जब ये यूरिक एसिड स्टोर हो जाता है पेशेंट के जॉइंट्स पे, तो वाइटी आर्थराइटिस बोलते हैं। बेटे इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, बड़ा कॉमन है, तो बताए ना। घुटनों में दर्द हो जाए। दर्द तो होता है लेकिन इसको गैंटिया 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 सुना हुआ है? नो सर। सर ये आपने कौन सा कार्टिलेज बताया था इसमें, ये ओस्टियोआर्थराइटिस में जो सॉफ्ट हो जाता है? कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता क्या है पता है आपको? नो सर। अच्छा ये देखिए, आपके पास ना साइनोवियल जॉइंट होता है।
साइनोवियल जॉइंट में एक बोन दूसरे बोन के साथ फ्रीली मूव कर सकती है। ये एक साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ये साइनोवियल जॉइंट है। इस जॉइंट के ऊपर जो है ना एक लेयर मौजूद है लाइक दिस, और जॉइंट्स टू जॉइंट्स जो अटैचमेंट होती है वो लिगामेंट्स के थ्रू होती है। ठीक है, जॉइंट्स टू जॉइंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। जॉइंट टू बोन जो होते हैं ना उसको हम टेंडेंट्स बोलते हैं, जो ऊपर भी आपने पढ़ा है। इसके इस जॉइंट्स की कैप के ऊपर जो है वो आर्टिकुलर लेयर मौजूद होती है। ठीक है, आर्टिकुलर। बहुत सी बुक्स में इस आर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स है इसको हम नाम दे रहे होते हैं कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि ये मूवेबल जॉइंट्स हैं तो मोस्टली जो आपके पास फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं। आपके पास आपके पास तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं ना, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट्स और थर्ड जो है साइनोवियल जॉइंट्स। सो ये आपके पास एक्चुअली ये जो लेयर है इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। ये आप लोग अक्सर खाते भी हैं, या आप लोगों ने कभी लेग पीस जो है इस तरह से देखा हो, ड्रम स्टिक इसको बोलते हैं, ये इस तरह से। तो इसकी ये जो बोन होती है उसके ऊपर जो है एक लेयर सी, कैप सी रिकवर चढ़ी होती है। इस लेयर को जो है सॉरी सॉरी ये यहां पर नहीं है, ये यहां पर है, ये कार्टिलेज है। सो ये कार्टिलेज जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जो कि आपके पास कार्टिलेज जॉइंट्स की एग्जांपल है। और ये इसमें फ्लूइड होता है ब्लैक कलर का, इसको हम जो है साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और ये कैविटी में मौजूद है, ये आपके साथ ब्लैक कलर का साइनोवियल फ्लूइड है जो कि फ्रैक्शन को स्टॉप करवा रहा है। और ये आपके पास कैविटी है जिसको हम साइनोवियल कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है जी। सो ये इसमें ये कार्टिलेज जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है, खत्म होता जाता है या थिन होता जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स है ना उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि कार्टिलेज क्या है, और आप लोगों को ये भी बता दिया है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम कार्टिलेजियस जॉइंट्स में यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है और कनेक्टिव टिश्यूज की एग्जांपल होती है। तो मोस्टली इसमें हाइलिन कार्टिलेज भी हो सकता है और फाइब्रो कार्टिलेज होता है, लेकिन मोस्टली ये कार्टिलेज जो है ना बेसिकली मूवमेंट को अलाउ कर रहे होते हैं ताकि मूवमेंट इजीली हो जाए। बेटे अब नेक्स्ट क्लास, जी बोले सर। ये जॉइंट्स वाला टॉपिक हमने पढ़ना है ना? जॉइंट्स वाला टॉपिक आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है सर। वो तीन जॉइंट्स हैं, आपने फाइब्रो कार्टिलेज पढ़नी है, आप लोगों ने कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज पढ़नी है ना, फाइब्रस जॉइंट्स पढ़ने हैं, कार्टिलेज जॉइंट्स पढ़नी है और साइनोवियल जॉइंट्स पढ़नी है। साइनोवियल जॉइंट्स की तीन एग्जांपल पढ़नी है, एक है हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सही। और सर कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? यार कल मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को क्या करवाऊँ, आप लोग बताओ कि वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट करवा दूं या कोई और चीज पढ़ना चाह रहे हैं आप लोग? किंगडम एनिमिलिया भी रहता है अभी हमारा, और यार किंगडम एनिमिलिया तो एक दिन में होना है, एक लेक्चर में, उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं सबके। जैसे मैं तो कह रहा हूँ वो कर लेते हैं कल, एक दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे क्योंकि जेनेटिक्स में 3-4 दिन किसके साथ अटैच है वो मुझे ये देखने दें। किंगडम एनिमिलिया वो अटैच किसके साथ है, वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल अमंग एनिमल में इंक्लूडेड है, वो यूनिट नंबर 6 है पीएमसी का। एक दिन में डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल होना है और एक दिन में प्रोक्रियोर्स किंगडम मोनेरा होना है, ये तो दोनों इजी हैं।
एंजाइम्स हमने पहले से पढ़ लिए हुए हैं। वेरिएशन जेनेटिक्स, इसमें हमने वेरिएशन जेनेटिक्स में दो दिन लगाने, एक दिन में हमने लॉस पढ़ लेने हैं, दूसरे दिन में हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और साथ में वो जो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स है उसमें से एक पढ़ना है हमने। प्रोकैरियोट्स के साथ वायरसेस वाला भी है सर। हाँ जी, वायरसेस वही किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें दोनों शामिल है। एसेलुलर लाइफ जो है वो भी एक दिन में हो जाती है, कोई मसला नहीं होता। एक दिन में वो हो जाएगा, एक दिन में वो। तो कोशिश आप भी थोड़ा सा मेरे करें ना बेटे। देखिए आप, सिलेबस भी तो ज्यादा है ना, सिलेबस कम तो नहीं है। बिल्कुल सर। सिलेबस भी ज्यादा है और इतने टाइम में इसको वाइंड अप करना और फिर डिटेल में भी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, इनको भी डिस्कस करना होता है। जी बेटे। सर ये जो आपने मायोसिन हेड में बताया ना कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाती है, सर मुझे समझ नहीं आया कि टेल में 2 हैं और हेड में 4 हैं। हाँ जी, ये तो सर कैसे, सर वो 2 कहाँ से आती हैं? दो कहाँ से आ गई? जी सर। ये आपके पास ना हेड होता है और इस हेड में ना एक हिंज होता है, हिंज या स्प्रिंग बोलते हैं इसको। इसका सो जो इसकी एक साइड है ना हेड की, एक साइड, इसमें एक ये चेन है और एक ये चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक ये चेन है और एक ये चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो दो एक हेड में होती है, दो एक हेड में होती है और ये चेन्स आपस में फिर मिल जाती है, यहाँ पर मिल जाएगी। और मिलने के बाद ये एक चेन, ये दोनों एक चेन बना देंगी, ये दोनों एक चेन बना देंगी, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है जी। इस चेन को हम बोलते हैं कि इसमें 2 चेन्स होंगी टोटल, क्योंकि हेड में ज्यादा चेन इसलिए चाहिए, हेड का बहुत ज्यादा काम है। हेड जो है वो बेसिकली इसका बहुत ज्यादा काम होता है। इसको ना हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, स्प्रिंग एंड दिस वन। ठीक है, आप समझ आ गए? और जो कार्टिलेज में कोई डिजीज है उसके साथ, जैसे हमने बोन के साथ एक किसकी किसकी किसकी? कार्टिलेज और जॉइंट्स की, सॉरी जॉइंट्स की क्या है? डिजीज कोई है मतलब? नहीं नहीं नहीं, वो ही थी आपको, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड वाइटी आर्थराइटिस, और तो कोई नहीं। सर वो एलएमएस पे ना सर ने वो जो रिडक्शन वाला था, बोन रिडक्शन के किस तरह बोन बेटे वो ना आप लोगों को जो वीडियोस, मैं आपको सच बताऊं, जो वीडियोस आपको लगी है, एक तो पुरानी लगी है और दूसरी बेटे आप ये बात है कि वो जेआईके वाले भी, गुलाम और जो आगा खान वाले हैं वो भी वो वीडियोस देखते हैं, तो वो सबके लिए ओपन की हुई है। अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो उसमें पढ़ सकते हैं। एलएमएस का यही मकसद होता है कि अगर आप लोगों को क्वेरी है, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी वीडियोस पे देख सकते हैं। जी सर आ गया समझ, थैंक यू। जी बेटे बोले। सर जो मसल के डिफरेंट लेयर्स है, इनके नाम करने हैं सर? अगर कर ले तो बेहतर है, बुक में नहीं लिखे हुए, बस एक फेडरल की बुक में लिखे हुए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो बुक में तो नहीं है सर। हाँ जी, अगर आप करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सर अब कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? मैं जो है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना सबसे पहले करवाऊं ये वार्षिक, सही। कल वार्षिक खत्म करेंगे, ठीक है? और साथ ही मुनेरा को भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल भी क्लास आपकी तकरीबन 3 बजे से लेके तो 3:30 पौने 5 बजे तक, 4:30 पौने 5 बजे तक होगी। कल वार्षिक सारे पढ़ लेने हैं। HIV का लाइफ साइकिल है, प्रैक्टिस्टिक्स है उसके, और जो आपके पास डिजीज है उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है बेटे जी? ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।